हाँ साहब, मैंने देखा था। लगभग 30-40 लोग थे वहाँ। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मैं उन लोगों का चेहरा नहीं देख पाया साहब। पर इस रोड के किनारे वाले जो दुकानदार है ना, उन लोगों ने जरूर देखा होगा साहब। सर मैं तो खाना खाने गया था, जब वापस आया तब ये सब पता चला सर। साहब यहाँ तो ये रोज का है, इतने लोग जमा थे कि किस किस ने उस बच्चे को मारा ये पता ही नहीं चल पाया। अब साहब मैं अपना धंधा देखूं कि लफड़ा। आज हम देखने जा रहे हैं मुंबई की एक कहानी जो अपने आप में काफी हैरत अंगेज थी। इस कहानी में कुछ ऐसा हुआ जो आपने पहले कभी ना देखा होगा और ना ही सुना होगा। मुंबई के मलाड इलाके में कुछ लोगों ने अचानक एक बच्चे को चोर समझकर पीटना शुरू कर दिया। इस इलाके में पिछले कुछ दिनों से चोरी की वारदातों की वजह से लोगों का गुस्सा भड़का हुआ था और इस गुस्से का शिकार बना ये बच्चा और इस मारपीट में उसकी मौत हो गई। आखिर कौन था ये लड़का और क्या सच में उसने कोई चोरी की थी? सर, उस एरिया में कहीं भी कोई सीसीटीवी नहीं मिली। और कुछ पता चला? उस इलाके में पिछले कुछ दिनों में चोरी की कई वारदातें हुई, इसलिए वहां के दुकानदार काफी नाराज हैं। और इसी नाराजगी के चलते इस बच्चे को पीट पीट कर मार डाला, ये जाने बिना कि इस बच्चे ने चोरी की भी है या नहीं। दीदी पैसे तो कम है, जितना बनता है उतना ही दूंगी ना। मैंने तो एक भी दिन की छुट्टी नहीं की, फिर आपने किस बात के पैसे काटे? शुक्र मना, जितना दिया है वो भी बहुत ज्यादा है। रोज रोज जो तू डब्बे भर भर के खाना घर में ले जाती थी ना, वो फ्री का नहीं आता है। पर दीदी आप तो खाना वैसे भी कचरे में फेंकती हो। बड़ी जबान चलने लगी है तेरी। दीदी कैसी बातें कर रही हो आप? इतना बड़ा परिवार है मेरा, आप जानती हो। ठेका लेके रखा है क्या मैंने तेरे परिवार का? इतने पैसे में नहीं होता है ना तो जाके कहीं चोरी कर। इस बच्चे के लाश के पास आपके दुकान का बिल मिला। आप जानते हैं इसे? हाँ साहब, ये बच्चा मेरी दुकान से दवाई ले गया था। अंकल फीवर है और सर भी बहुत दुख रहा है, कोई दवाई दो ना। हाँ बेटा, एक मिनट। ये देखो, सुबह और रात को खाना खाने के बाद दोनों पत्ते में से एक एक गोली लेना, ठीक है? कितने हुए? 80 रुपये बेटा। आप जानते हैं कि कौन है या कहाँ रहता है? ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन सर इधर आसपास ही कहीं रहता होगा। सर लड़के ने दवाई के पैसे तो दिए थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने यही दवाई खरीदने के लिए चोरी की हो सकता मगर आसपास के बस्ती में जाके पता करो इस बच्चे को कोई जानता है क्या और वो कहाँ रहता है, और जहाँ उसकी लाश मिली थी आसपास के सभी दुकानदारों को थाने में बुलाओ, शायद उनसे ही कोई क्लू मिल जाए। यस सर। मैंने कुछ नहीं किया साहब, पता नहीं कैसे लोग इकट्ठे हो गए और उसे मारने लगे साहब। साहब मैं बताता हूँ साहब, मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। वो शाम मार रहा था बच्चे को साहब उसकी दुकान पर। बेवकूफ समझता है पुलिस को, झूठ बोलता है हमसे। तेरे पड़ोसी गरोड़िया ने बताया कि उस बच्चे ने तेरी दुकान पर चोरी की थी, तूने मारा भी था उसे। देख सच सच बता दे, वरना अपने स्टाइल से भी उगलवा सकता हूं मैं। बोल। साहब वो गरोड़िया झूठ बोल रहा है साहब, वो गरोड़िया के साथ मेरी दुश्मनी है साहब, इसलिए वो मेरे को फंसा रहा है। चोरी तो वो रविंदर की दुकान में हुई थी ना साहब, तो मेरा क्या है? तुम लोगों ने अपना सारा गुस्सा उस मासूम बच्चे गोपाल पे निकाला, मार डाला उसे। साहब हम लोग काम धंधे वाले लोग हैं साहब, ऐसा करके काई को अपना धंधा बंद करवाएगी साहब, यकीन कीजिए। बोल। सर मुझे क्या पता था वो लड़का मासूम थे या चोर। कामले मुझे लग रहा है सब लोग झूठ बोल रहे हैं, खुद को बचाने के लिए एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। और उस मार्केट में भी कोई सीसीटीवी नहीं है जिससे हम किसी बात को कंफर्म कर सकें। हो सकता है कि इस मामले को बस चोरी का मुखौटा पहनाया जा रहा। सर पॉसिबल तो है, क्योंकि जहां हमें बच्चे की लाश मिली उसके आसपास कोई भी चोरी का सामान नहीं मिला। इस बच्चे के बारे में पता चला? सर अब तक कुछ नहीं। बच्चे के फोटो को हमने आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दिया, लेकिन कोई अपडेट नहीं है। आई, अब तो मैंने तेरी बात मान ली ना। बता मेरा गोपाल कहाँ है? मुझे क्या पता, वो तो तेरे साथ गया था। मतलब आई उसे बुखार था इसलिए मैंने उसे वापस भेज दिया था। वो घर नहीं आया? नहीं। तो पहले बताना चाहिए था ना आई, पता नहीं कहाँ होगा मेरा गोपाल। गोपाल, गोपाल, दादा गोपाल को देखा क्या? काकी, काकी गोपाल को देखा क्या? भाभी वो गोपाल को देखा क्या? ताई गोपाल गोपाल
सब जगह देखा है, पता नहीं कहाँ चला गया मेरा गोपाल। अरे वो तेरे साथ ही तो गया था ना, तेरे को मालूम होना चाहिए ना, तेरी जिम्मेदारी थी ना। बोली थी ना मैं कि उसको बुखार था, इसके लिए वापस भेज दिया था मैंने उसको। पता नहीं कहाँ होगा मेरा गोपाल, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, कहीं जाएगा ऐसा बोला भी नहीं था वो तो। मुझे लगता है थाने में चल के रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। पागल हो गई है क्या? हाँ पागल हो गई हूँ, मेरा गोपाल गुम गया है, गोपाल नहीं मिला तो पागल ही हो जाऊंगी। गोपाल का घर यही है। मेरे बच्चे को चोर बोल के मार डाला साहब, मेरा बेटा चोर था ही नहीं साहब, वो बहुत अच्छा बच्चा था, वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके बड़ा आदमी बनना चाहता था साहब, अपनी माँ के सारे दुख दूर करना चाहता था साहब। फिर बुखार में था, इसके लिए दवाई लेने गया था, देख बच्चे को चोर बोल के मार डाला। चोर नहीं था मेरा बच्चा, उसने कभी चोरी नहीं की साहब, उसको चोर बोल के मार दिया, चोर बोल के मार दिया। आखिरकार पुलिस को गोपाल के बारे में पता चला, लेकिन इस खबर के बाद गोपाल के घर में मातम का माहौल था। उसकी मां का यह कहना था कि उसका बेटा गोपाल कभी चोरी कर ही नहीं सकता। आखिर क्या रहस्य था गोपाल की मौत के पीछे? क्या गोपाल सच में निर्दोष था? और अगर वो निर्दोष था तो लोगों ने उसे निशाना क्यों बनाया? हाँ 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 देती हूँ ना बाबा, काहे को मगजमारी करता है। चल फोन रख, बाद में बात करती हूँ। देवा रे देवा, कितना काम बाकी है अभी। अरे ऐसे कैसे तलाशी ले लेंगे? आपके पास वो सर्च वारंट है क्या? बिना सर्च वारंट के कोई पुलिस वाला घर में नहीं घुस सकता। ठीक है, हम वारंट लेके वापस आएंगे बहुत जल्द। राधा के परिवार की हालत वैसे तो पहले से ही कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन गोपाल की मौत के बाद परिवार की हालत बद से बदतर हो गई थी। राधा के ऊपर पूरे परिवार की जवाबदारी थी, क्योंकि घर में कमाने वाली वो अकेली सदस्य थी। गोपाल की मौत की पहेली को सुलझाने के लिए पुलिस ने गोपाल के परिवार के बारे में और गहराई से पता लगाना शुरू किया। कामले, जैसा कि तुमने बताया कि राधा के परिवार में वो अकेली कमाने वाली है और खाने वाले 6, कि गरीबी और मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवाती है। शायद गोपाल ने किसी से पैसे उधार लिए और वो चुकाने के लिए उसे चोरी करनी पड़ी। हो तो ये भी सकता है कि राधा और उसके पति का इन दुकानदारों से कोई लफड़ा हुआ, जिसका बदला लेने के लिए इन दुकानदारों ने ही इनके बच्चे को मार दिया। सर वैसे राधा की सास भी कुछ कम नहीं है, बहुत तेज है, हो सकता है उसी की किसी के साथ कोई दुश्मनी हो। ऐसा करो कि इस बस्ती में जाकर गोपाल और उसके परिवार के बारे में लोगों से पता करो, देखो कि लोग क्या बोलते हैं इनके बारे में। कर्म फूटे हैं बेचारी के साहब, पूरा घर परिवार चलाती है, फिर भी गालियां खाती है। वो डाइन बैठी है ना, उसकी सास बहुत तकलीफ देती है, और उसका अपाहिज पति वो भी कम नहीं है, बहुत मारता पीटता है। सर गोपाल रात को पढ़ता था, दिन में काम भी करता था और हमेशा स्कूल में टॉप मारता था, अपने भाइयों बहनों को भी पढ़ाता था। उस लड़के की माँ या घर वालों को देखा है कभी, या फिर बस्ती में उनका किसी के साथ लफड़ा या कुछ और हो तो याद आ रहा है? नहीं पता सर। साहब राजेश का भाई सुंदर से आप एक बार मिल लो, वो आपको पूरी जानकारी दे सकता है। ये सुंदर कहाँ मिलेगा? यहाँ बस्ती में रहता है। चल। पैसा पड़ लगा? नहीं सर। सर वहाँ पर एक खोली में से बहुत गंदी बदबू आ रही है। कहाँ? कौन सी खोली? चलो सर बताता हूँ आपको। पुलिस अब तक राधा के बेटे गोपाल की मौत की गुत्थी सुलझा भी नहीं पाई थी कि तभी राधा की बस्ती में हुई हत्या की एक और वारदात ने इस मामले को और भी उलझा दिया।
क्या जिस महिला की लाश पुलिस को मिली थी उसका गोपाल से कोई लेना देना था? आखिर कौन थी यह महिला और क्यों हुई थी उसकी हत्या? काम नहीं। एलईडी टीवी के साथ साथ फ्रिज, एसी और माइक्रोवेव भी है। कमाल है, ऐसी बस्ती में ऐसा घर। किसका घर है ये? विमला, उसका बेटा दुबई में रहता है, यहाँ वो अकेली रहती थी। इसके बेटे का कुछ पता चला? मतलब मोबाइल नंबर वगैरह कुछ? नहीं सर, अब तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। जैसे ही पता चले उसे इन्फॉर्म करो कि उसकी माँ का खून हो चुका है। कामले, कहीं गोपाल केस का इस विमला केस से कोई कनेक्शन तो नहीं? विमला ताई? लेकिन उनको किसने मारा? वो तो बहुत अच्छी औरत थी और बस्ती के सारे लोग अपने बच्चों को उन्हीं के पास छोड़कर काम पर जाते थे साहब। आजा आजा आजा, चल चल, चिंता मत करो। हाँ, बैठ बैठ। आप सुंदर को जानती हैं? आपने हमें बताया नहीं कि जिस एरिया में गोपाल का मर्डर हुआ था, सुंदर उसी एरिया में एक मोबाइल शॉप पे काम करता है। साहब, मेरे को नहीं पता कि सुंदर कहाँ पे काम करता है, लेकिन आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरे गोपाल को सुंदर ने मारा है? क्या सुंदर गोपाल का मर्डर कर सकता है? साहब, एक नंबर का हलकट है ये सुंदर। जब से वो राधा के मर्द का टांग गया ना साहब, राजेश और बस्ती के सारे लोग उस पर चांस मारते हैं साहब। उस पर बहुत ज्यादा ही हो गया था, इसके लिए मेरा हाथ उठ गया सुंदर के ऊपर, लेकिन उसके बाद कभी हिम्मत नहीं हुई मेरी। साहब, सुंदर का विमला ताई के यहाँ पे खूब आना जाना था, उनका राशन पानी भी वही लेके आता था। मौसी, ये देखो, पालक, गोभी, धनिया, मिर्ची सारा सब्जी लेके आया हूँ, कुछ भी छूटा नहीं है। अरे तेरे से कभी कुछ छूटा है क्या? क्या मौसी? साहब, वो सुंदर भी दुबई जाना चाहता था, इसलिए विमला ताई के आगे पीछे दुम हिलाता रहता था, जिससे उसके बेटे के जरिए उसके दुबई जाने का रास्ता खुल जाए साहब। मौसी, जरा को बोलो ना मेरे लिए भी दुबई के लिए कुछ करने का जल्दी। उसने बोला कि अगले महीने इंतजाम करेगा तेरे लिए। सच? सच्ची रे? सब झूठ बोल रहे हैं वो लोग, सब झूठ बोल रहे हैं। मैं परेशान नहीं करता था साहब, उसको प्यार करता था। ए मजनू की औलाद, ज्यादा नाटक मत कर। राधा ने तुझे घास नहीं डाला, इसीलिए तूने उसके बेटे को मार डाला ना? तू भी था ना उस भीड़ में? अरे नहीं साहब, मैंने उसको नहीं मारा साहब, ये एकदम गलत है साहब। मैं क्या को गोपाल को मारूंगा? आई शपथ साहब, मैंने नहीं मारा है। तो फिर गोपाल को बचाया क्यों नहीं? लोगों को बोला क्यों नहीं कि वो कौन है? मुझे लगा मैं भीड़ को समझाने जाऊं, कहीं मैं ही फंस गया तो। विमला को किसने मारा? मेरे को नहीं मालूम साहब, वो तो दुबई में बात करके मेरे को नौकरी दिलवाने वाले थे साहब। विमला और गोपाल दोनों एक ही एरिया के रहने वाले हैं। तू अकेला ऐसा इंसान है जिसका दोनों के घर आना जाना है। ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। देख सुंदर, सच सच बता, अगर एक भी बात झूठ निकली ना, बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। तू नहीं मारा है ना विमला और गोपाल को? मैंने नहीं मारा है किसी को। मैं काय को मौसी और गोपाल को मारेगा साहब? यकीन करो साहब, मैंने कुछ नहीं किया। विमला की कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया, इसके मुताबिक उसने ना कभी खुद दुबई फोन किया है, ना ही उसे कभी दुबई से कोई कॉल आया है। और बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे तो है नहीं, और ना ही कोई फॉरेक्स ट्रांजैक्शन। कामले, इस दुबई वाले एंगल में जरूर कोई गड़बड़ है। विमला के बेटे के बारे में पता करो और पासपोर्ट ऑफिस से कोऑर्डिनेट करके यह पता करो कि विमला का बेटा दुबई गया भी था या नहीं, और अगर दुबई गया था तो वापस कब आया, क्योंकि हो सकता है कि विमला का खून उसी के बेटे ने किया। मेरा बच्चा योरी, आज तो इतनी जल्दी कैसे आ गई? मालिक के कपड़े प्रेस कर रही थी तो जल गए, दीदी ने काम से निकाल दिए। अरे ये क्या कर दिया तूने? अब हम खाएंगे क्या? एक नंबर की पनौती है तू, जहां भी जाती है काम बिगाड़ देती है। मेरा गोपाल नहीं है, अब उसी को याद कर रही थी मैं। क्या एक माँ का इतना भी हक नहीं है? बहुत जुबान चलती है तेरी। सर्च वारंट। अरे साहब,
आपको इस गरीब के घर पे क्या मिलेगा? आप हमें हमारा काम करने दीजिए। ढूंढो पूरे बने। सर 20 से 25 हजार मिले। इतने सारे पैसे? कमाल, घर आपका और आप ही को नहीं पता पैसे कहाँ से आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही लोग गोपाल से चोरी करवाते थे? नहीं नहीं साहब, मेरा गोपाल चोर नहीं था। वो तो बहुत अच्छा लड़का था। वो तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाता था। वो चोर नहीं था साहब। वो हम पता लगा लेंगे, लेकिन तब तक आप में से कोई भी शहर छोड़ के नहीं जाए। चलो। सच सच बताई, वो पैसे तेरे ही थे ना? क्या बकवास कर रही है? ए गब्बस, ऐसा कैसा बात कर रही तू आई से? बोल आई, सच बता। वो पैसे तूने ही छुपा कर रखे थे ना? हाँ, चुप कर। आई मैं जानती हूँ, मेरा गोपाल चोर नहीं था। वो पैसे तूने ही छुपा कर रखे थे। हाँ, ये पैसे मेरे ही हैं, मैं नहीं छुपाए थे। और क्या करती? मुझे अपना भी तो सोचना था ना। कल को तू मुझे अपने घर से बाहर निकाल दे तो मैं कहाँ जाऊंगी, किसके आगे हाथ फैलाऊंगी? पर मैंने ये चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। और पुलिस को लगा कि मेरा गोपाल चोर है। विमला के बेटे को तुमने आखिरी बार कब देखा था? साहब विमला ताई इस मोहल्ले में 5 साल पहले रहने आई थी। 5 साल पहले? हाँ, आज तक उसके बेटे को कभी किसी ने नहीं देखा। वही हमेशा बोलती रहती थी कि मेरा बेटा दुबई में ये कर रहा है, वो कर रहा है। क्या बात है विमला ताई, नया टीवी लाए आप? हाँ, दीपक ने कहा आई मैं पैसे भेजता हूँ, नया टीवी खरीद ले। एलटीडी। एलटीडी नहीं, एलईडी टीवी बोलते हैं उसको, एलईडी। हाँ हाँ, वही वही। अच्छा है ना? अच्छा। पेशेंट के सर पर काफी गहरी चोट आई थी, जिससे उनका काफी खून बह गया, इसीलिए पेशेंट की मौत हो गई। आई, चलो आई। साहब, मैं आई को मारना नहीं चाहती थी साहब। गलती से जोर से धक्का लग गया। मैं अपना गोपाल पहले ही खो चुकी हूँ साहब, और आई मेरे दोनों बच्चों को पीट रही थी। अगर मेरे उन दोनों बच्चों को भी कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, मैं कहाँ जाती साहब? बस उसी हाथापाई में आई को जोर से धक्का लग गया और मैं आई को मारना नहीं चाहती थी। बेटा आप बताओ अंकल को। दादी हमें बहुत मारती थी, वो आई को भी मारती थी, इसलिए आई हमें बचाने आई। कामले, कुछ बताया इन्होंने? सर ये भी वही कहानी बता रहे हैं जो राधा ने बोला। सच क्या है ये राधा का पति बताएगा, क्योंकि मौत उसकी माँ की हुई। चलो। साहब राधा सही बोल रही थी, वो बच्चों को बचा रही थी और आई को चोट लग गई। उसने जानबूझकर नहीं किया था ये सब साहब। और क्या? और साहब वो जो घर में पैसे मिले थे ना साहब, 20 से 25 हजार मिले। वो आई के पैसे थे। आई ने वो पैसे जमा करके रखे थे और गोपाल ने वो पैसे नहीं चुराए थे साहब। इस बात को लेकर आई में और राधा में बहस हो गई। राधा बोल रही थी कि आपके पास आकर सब सच सच बता दे। कहीं तो अपनी बीवी को बचाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं साहब, उसकी तो शक्ल से मुझे नफरत है साहब। मैं उसे काहे को बचाऊंगा? सब एक नंबर की पनौती है वो औरत मेरे लिए। जब से इस घर में आई है, इस घर में पनौती छा गई। सब मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे पैर काम नहीं करते हैं साहब। पर फिर भी साहब मैं उसे झूठ मूठ कर नहीं फंसाऊंगा, क्योंकि ये गलत बात है। जो सच था वो मैं आपको बोल दिया। सब इस घर का खर्चा वही उठाती है। मेरे बच्चों को खाना पीना सब उसी के पैसे से मिलता है साहब। राधा के पति ने उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसके समर्थन में बयान दिया था।
उसने कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं किया था क्योंकि राधा उसके सारे खर्चे उठाती थी, घर चलाती थी। कई बार लोग रिश्ते अपने मतलब के लिए निभाते हैं, लेकिन क्या ऐसे रिश्तों की बुनियाद इतनी मजबूत होती है कि वो अच्छे बुरे वक्त में टिके रह सकें? सर, मैंने अपने खबरियों को अलर्ट किया। उसमें से एक खबरी का फोन आया। उसने बताया कि विमला यहाँ आने से पहले किसी और बस्ती में रहती थी, तो वहाँ जो उसका पड़ोसी था उससे हमारी खबरी की बात हुई और उसने इस बात को कंफर्म किया। शायद उस आदमी से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये आदमी अब कहाँ रहता है? सर, ये अब भी घाटकोपर की उसी बस्ती में रहता है। इससे पूछताछ करो, जरूर कुछ ना कुछ पता चलेगा। सर। साहब, मेरा तो उन दोनों माँ बेटों से बिल्कुल नहीं जमता था। दोनों एक नंबर के चोर थे। वो करीब 5 साल पहले यहाँ से चली गई। उसका बेटा मरने के बाद उसने ये बस्ती छोड़ दी। क्या उसका बेटा मर चुका है? हाँ साहब। वो साहब कोई दुबई वही नहीं गया था। उसका बेटा मरा कैसे? साहब, मैंने सुना था बिमला का बेटा एक्सीडेंट में मारा गया था। उसके बाद ही उसने ये चौल छोड़ दी। कामले, अगर विमला का बेटा इतनी पहले मर चुका था तो विमला के पास इतना सारा पैसा कहां से आया? उसके झोपड़े में ऐशो आराम की हर चीज थी। मुझे ऐसा लगता है कि उस एरिया में हुई चोरी की घटनाओं के पीछे विमला का ही हाथ। कामले, पिछले 2 साल में उस एरिया में जितनी भी चोरियां हुई हैं सबकी डिटेल निकालो, हमारे यहाँ जरूर कुछ लगेगा। हो सर। पुलिस अब भी विमला के कातिल को ढूंढ रही थी। गोपाल की मौत से भी पर्दा नहीं हटा था और इसी बीच पुलिस के सामने कुछ ऐसी बातें आईं जो बेहद चौंका देने वाली थी। सर, उस एरिया में पिछले 2 सालों में होने वाली सभी चोरी की घटनाओं का पता किया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि दुकानदारों के हिसाब से इन सभी चोरियों में बच्चों का हाथ है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई इन बच्चों को इकट्ठा करके चोरी और लूटपाट का गैंग चला रहा है? और शायद ये विमला भी इसी गैंग की एक सदस्य थी। सर, चोरी सिर्फ दुकानों में नहीं, घरों में भी हुई थी और कई चोरियां तो रिपोर्टेड भी नहीं है। सर, गोपाल पे भी चोरी का इल्जाम लगा था। कहीं गोपाल भी इस गैंग का मेंबर तो नहीं था? विमला ताई, वो तो बहुत अच्छी औरत थी और बस्ती के सारे लोग अपने बच्चों को उन्हीं के पास छोड़कर काम पर जाते थे। साहब, राधा, कोई भी हमें ठीक से बयान नहीं दे रहा है। अगर तुम भी हमें सपोर्ट नहीं करोगी तो हम तुम्हारे बेटे के कातिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। तुमने हमसे पहले भी छुपाया था कि तुम्हारा देवर उसी एरिया में काम करता है, इसलिए तुम जो कुछ भी जानती हो हमें बता दो। क्या तुम उन बच्चों के नाम जानती हो जो विमला के घर जाते थे? हाँ साहब। तू इधर क्या करने आई है? सुंदर, तू मेरे से शादी करना चाहता था ना? मैं करेगी तेरे से शादी, तेरे साथ यहीं रहेगी। बस तू मेरे साथ चल के पुलिस को सच बता दे कि मेरा गोपाल चोर नहीं है, उसने कोई चोरी नहीं की। तू जानता है ना कि उसको किसने मारा है? अरे मैं बोलूंगा तो ये नौकरी चली जाएगी। देख, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू मेरे साथ चल के पुलिस को सब सच बता देना। मेरा गोपाल चोर नहीं था, मेरा बच्चा चोर। चल के बोल दे, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। सुंदर, मेरे को मालूम है साहब गोपाल कैसे मरा। मैं बताता हूँ आपको। बड़े सपने थे साहब उसके, बहुत अच्छा और एकदम काबिल लड़का था गोपाल। पढ़ाई में बहुत मन लगता था उसका, बोले तो एकदम किताबी कीड़ा था। हमेशा बोलता रहता था कि पढ़ लिख के कुछ बनूंगा, और फिर अपनी बहन और भाई के साथ अपनी आई को इस इलाके से दूर ले जाकर रखूंगा। देखना, एक दिन ये सारे जेवर खरीद कर अपनी आई के सामने रख दूंगा। उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, बहुत दिन देखे हैं। देखना, एक दिन मैं उनके पूरे दिन बदल दूंगा। मैंने बहुत समझाया साहब उन लोगों, मत मारो इसको, लेकिन वो लोग मेरी एक भी नहीं सुने साहब। मैंने तो गोपाल को भी बोला, बोल दे तू ही चोर है, शायद तभी ये लोग तेरे को मारना बंद कर देंगे। लेकिन वो सच्चा था ना साहब, चोर नहीं था वो। मार खाते खाते मार गया साहब, लेकिन माना नहीं कि वो चोर।
पानी सर के ऊपर से जा चुका है। अब हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो मार्केट बंद करके धंधा छोड़ दो, या फिर खुद ही ऐसा कुछ करो कि अगली चोरी के पहले वो 100 बार सोचे। तुम सही कह रहे हो। और अगर 1 मिनट के लिए पुलिस पकड़ भी ली तो बच्चे छूट जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी बार खुलकर चोरी करेंगे वो लोग। बिल्कुल सही कहा। तो अब करना क्या है? अरे करना क्या, इनमें से कोई भी बच्चा दिखे तो उसे कूटो और ऐसा कूटो कि उनकी दानी याद आ जाए उन्हें। रविंदर भाई, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। क्या करते साहब, रोज कुछ ना कुछ चोरी होता, बर्बाद हो जाते साहब। घर नीलाम होने पे आ गया था साहब। तुम लोगों की गलत फहमी की वजह से एक परिवार ने अपना छोटा सा मासूम बच्चा हमेशा के लिए खो दिया। इस केस में किसी और की गलती का हर्जाना गोपाल को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। कानून को अपने हाथ में लेना जुर्म है और ना ही कानून को हाथ में लेकर कभी इंसाफ की उम्मीद लगाई जा सकती है। जिन दुकानदारों ने गोपाल को अपने गुस्से का शिकार बनाया, अगर वो वक्त रहते इन चोरियों के बारे में पुलिस को बता देते तो शायद आज विमला के गैंग का पर्दाफाश भी हो जाता और साथ ही गोपाल की जान भी बच जाती। जल्दी जल्दी हाथ चला कमला, बहुत देर हो गई है। ₹20 लाख दे दो वरना तुम्हारे घर में किसी की मौत होगी। 20 लाख रुपया दे दो वरना तुम्हारे घर में किसी की मौत होगी। लगता है कि गुंडागर्दी की लाइन में कोई नया खिलाड़ी आया है। संजीत को दे दो, वो संभाल लेगा। ले पकड़। बापूजी, कोई हमारे घर में घुसकर ये चिट्ठी रख गया और अब हंस रहे। किसी को कुछ नहीं होगा, तू सिर्फ अपने बच्चे को संभाल, समझ गई? किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे घर में आकर के कोई कांड कर जाए। अरे मनोरंजन। जी सेठ जी। क्या कर रहा है तू? खाना वाना खा के नहीं आया? खा के आया हूँ ना। लग रहा है कोई औरत दबा रही है, जोर से दबा। जी जी जी। दादू, आपको पता है मैं 50 पुशअप्स मार सकता हूँ। रहने दे बेटा, रहने दे, तेरे बस की ये नहीं है। चारू, आज इसने साबित कर दिया, ये जो मेरा निकम्मा बेटा है ना जिगर, ये उसकी असली औलाद है, क्योंकि इसके बस का भी ये सब कुछ नहीं है, समझे तू? गुजरात के राजकोट में नमो भाई पटेल के घर दिन दहाड़े कोई धमकी भरा खत रख जाता है जिसमें 20 लाख रुपयों की मांग की गई है। आखिर किसने नमो भाई पटेल के घर ये धमकी भरा खत रखा था? क्या वाकई में कोई नमो भाई के घर वालों को नुकसान पहुंचाना चाहता था? क्या हुआ? 50 पुशअप नहीं हुए तेरे? कोई बात, आजा पीछे बैठ, चल। 1 2 3 4 5। रोकती क्यों नहीं है? मैं बहुत रोकने की कोशिश करती हूँ जी, पर वो मेरी सुनते थोड़ी ना। सुनते नहीं मतलब? कभी कुछ काम भी आओगी मेरे? जो काम बाप को करना चाहिए था काका कर रहा है। कौन काका? कैसा काका? ये हमारा सग्गा थोड़ी ना है। 50। दादू, हमारे 50 पुशअप्स पूरे हो गए। नहीं 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 नहीं, ये चीटिंग है, चीटिंग। रानी का बेटा वचन अब लापता था। इसकी रिपोर्ट लिखवाने जिगर रानी के साथ आया था और उसका रानी पर यह आरोप था कि रानी की लापरवाही की वजह से ही वचन कहीं खो गया था। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई थी? कहीं नमो भाई पटेल के घर धमकी भरा खत रखने वाले ने ही वचन को अगवा तो नहीं किया था? आखिर कहां था वचन और उसे किसने गायब किया था? ये है मेरा बेटा वचन। कैसे गायब हुआ ये बच्चा? मैं उसे शहर ले गई थी डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास से आने के बाद हम लोग बाजार चले गए थे कुछ सामान लेने। भैया भिंडी देना। वहीं पर वो
मेरी आंखों से ओझल हो गया। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने सब जगह ढूंढा उसे सर, लेकिन मेरा बच्चा कहीं नहीं मिला। पता नहीं कहाँ चला गया। आपका नाम क्या है? सर जिगर पटेल। कहीं आप नमो भाई पटेल के बेटे तो नहीं? जी, मैं उन्हीं का बेटा हूं, पर मेरी पहचान सिर्फ उतनी ही नहीं है। जैसे हमें कुछ पता चलेगा आपको खबर करेंगे, और आप भी अपने आपसी झगड़े को थोड़ा साइड में रख के अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो बेहतर होगा। फिलहाल जा सकता है। भगत, ये नमो भाई पटेल के घर का क्या हिसाब किताब है? कौन कौन है उसके घर में? सर जिगर और इसकी बीवी रानी के साथ उनका एक बेटा बच्चन, जिसकी मिसिंग कंप्लेन करवाने ये लोग आए थे। और सर साथ में नमो भाई की एक नाजायज औलाद, जो उनके ही घर में काम करने वाली एक जना नाम की औरत से हुआ था। भगत, इलेक्शन सर पे कोई ऐसा तो नहीं कि वचन सिंपैथी वोट के लिए चुना गया एक प्यादा हो, या फिर ये नमो भाई के दुश्मनों का काम हो सकता है। हमें जल्द से जल्द उस बच्चे को ढूंढना होगा। एक काम करते हैं, जहां से वो बच्चा लापता हुआ वहीं से शुरू करते हैं। एक टीम लेके मार्केट और क्लिनिक जाओ। सब हाँ साहब, सुबह आया था ये बच्चा अपनी माँ के साथ। डॉक्टर को दिखाने के बाद दोनों यहाँ से चले गए थे। इस बच्चे को देखा कहीं पे? साहब हाँ देखा था मैं। कहाँ देखा? नीले रंग की कार थी, वो मुझे इतना याद है। गाड़ी का नंबर याद है? साहब गाड़ी का तो नंबर याद नहीं है। किसी और को देखा था उसके साथ? कोई भी नहीं था। किस तरफ गई गाड़ी? हाईवे की तरफ। हाईवे? हाँ। अपोजिशन ने जानबूझ करके हमारे घर पर हमला करवाया है। वो सोचते हैं कि ऐसा करने से मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, लेकिन उनको नहीं पता कि मैं किसी भी हालत में हार मानने वाला नहीं हूं। कैसा रहेगा ये? बापूजी, ये भाषण पूरे जिले में आग लगा देगा। देखिएगा, चुनाव में हर एक उंगली आपके नाम का ही बटन दबाने के लिए उठेगी। ऑपोजिशन की तो जमानत जब्त है। क्या चल रहा है ये? नहीं, चल क्या रहा है ये? क्या मेरा बेटा गायब है? आप उसकी फिक्र करने की बजाय इस बात को अपना पॉलिटिकल एजेंडा बना रहे हैं। तो क्या हुआ? पहली बार तेरा बेटा हमारे कुछ काम आ रहा है, तो इसमें गलत क्या है? देख रानी, रोने से अब कुछ नहीं होगा। तेरा लड़का अब वापस नहीं आएगा। मेरी बद्दुआ है, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। सर, मैंने हाईवे के आसपास सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए। ये कुछ फुटेज हमारे हाथ लगे हैं। सर, ये नेशनल हाईवे 27 पर एक पेट्रोल पंप का 14 अप्रैल दोपहर 12 बजे का सीसीटीवी फुटेज, और इस पेट्रोल पंप के ठीक सामने एक फ्रूट का ठेला लगता है। सर ये देखिए। ये रिकॉर्डिंग देख के तो नहीं लगता है कि वचन का किडनैपिंग हुआ है। उल्टा ऐसा लग रहा है कि वो अपनी मर्जी से किसी के साथ गया है। सर, मैंने वचन के स्कूल में उसके कुछ दोस्तों से बात की। उनसे हमें यह पता चला कि बच्चन और उसके पिता जिगर की आपस में बनती नहीं थी। यहाँ तक कि बच्चन अपने पिता का सबके सामने मजाक उड़ाता था। सर, बाप बेटे का, स्टूडेंट टीचर का रिश्ता ऐसा ही होता है। थोड़ी बहुत खिटपिट तो होती रहती है। और सर, मेरा इतना स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड होने के बावजूद भी मैं एक सेल्फ मेड इंसान हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी अपनी जिंदगी में अपने पैरों पे खड़ा हो सके। इसलिए उसके साथ थोड़ी सख्ती करता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी सख्ती की वजह से वचन खुद से घर छोड़ के भाग गया हो?
कम से कम सीसीटीवी फुटेज में तो देख के ऐसा ही लगता। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं वचन को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वचन जिगर सर को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और वो कहता था कि अगर उसका बस चले तो वो जिगर सर को जान से मार दे। देखो बच्चों, आपका दोस्त वचन अपने दम पर तो कहीं भाग नहीं सकता है। क्या आप में से किसी ने उसकी मदद की या फिर आपको मालूम है कि वो कहाँ गया होगा? नहीं सर, उसने हमसे कुछ भी नहीं कहा था। पर सर वचन की तरह जिगर सर की बहन चुलबुल भी उनसे नफरत करती थी। एक दिन सारे बदले एक साथ लिखूंगी। चुलबुल, तुझे अगर कुछ भी पता है तो बता देना। चुलबुल पता, ये सब तुम दोनों ने मिलके किया है ना? बस मेरी बेटी को इन बातों में मत घसीटो। साहब, मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानती हूँ। वचन को भागने में वो कभी मदद नहीं करेगी। बेटा डर मत, बोल दे इनको तूने कुछ नहीं किया। माँ, मुझे किसी से डरवा नहीं लगता। सब मुझे ना ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मुझे क्या, पूरे घर में पूरे स्कूल में कोई इन्हें पसंद नहीं करता। खुद तो कुछ कर नहीं सके और अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकालते हैं। अच्छा ये बताओ, 14 तारीख को सुबह 10 से 1 के बीच में तुम कहाँ थे? तुम्हारे स्कूल में हमने पता किया है, तुम वहाँ नहीं थी। सर मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इन लोगों के सामने नहीं। मोर काबो रे। कर रहा हूँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तोरे मोर काबो ले। रोक क्यों दिया? नाम क्या है तेरा? जी मनोरंजन। 14 तारीख को सुबह 9 से दोपहर 3 तक चुलबुल तेरे साथ थी? हाँ साहब, वो हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये बात उसके घर में किसी को भी नहीं पता। सब मैं तो मामूली सा मसाज करने वाला हूँ और ये मेरी दुकान है। अब अगर ये बात अगर किसी को भी पता लगी उसके घर में तो वो लोग ना जाने मेरा क्या करेंगे। सर अगर चुलबुल ने वचन की मदद नहीं की तो फिर किसने की? भगत, जैसा कि हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा, वचन बड़ी आसानी से उस शख्स के साथ गया था। मतलब इतना तो पक्का है कि ये जो कोई भी था, ये बड़ा जान पहचान वाला है। ये देखो, वचन के जाने से इनको जैसे जैकपॉट लग गया। भगत, कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन जीतने के लिए ये सिंपैथी गेम खेला जा रहा हो सकता है सर, क्योंकि राजनीति का खेल तो है ही घिनौना। भगत, कोई तो होगा जिसने उसे देखा होगा। एक काम करो, वचन जहां भी रेगुलरली आता जाता था उन सारी जगहों पे फिर से पता करो। कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसने उसे किसी अनजान शख्स के साथ देखा हो। सर, पुलिस की थ्योरी में कई बातें निकल कर आ रही थी, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा शक इस बात का था कि वचन एक राजनीतिक खेल का शिकार बना है। और अगर ऐसा है तो रानी को मिलने वाला वो धमकी भरा खत किसने रखा था? और इसी बीच रानी को फिरौती के लिए एक ऐसा कॉल आया जिसके बाद उसके होश उड़ गए। हेलो हेलो, वचन का सर पहले भेजो इधर। कौन बोल रहा है? गलत सवाल पूछ की क्या चाहिए? 20 लाख चाहिए और 20 लाख नहीं दिया तो 20 टुकड़े करके भेजूंगा इस लड़के का। हेलो हेलो। अरे कौन है? किसका फोन है? अरे तुम रो क्यों रही हो? किसका फोन था? अरे रोना बंद करके बताओगी? किडनैपर का फोन था। 20 लाख रुपए मांगे। सर आपका शक बिल्कुल सही निकला। पिछले कुछ दिनों से वचन के स्कूल और घर के बाहर एक आदमी को देखा गया है। मैंने स्कूल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज मंगवा लिया है। पक्का उस फुटेज में हमें उस आदमी का चेहरा दिख जाएगा।
ये लो, इसे पार्टी के दफ्तर में पहुंचा देना। जाओ। क्या कहना चाहती थी? बापूजी, जिन लोगों ने वचन को अगवा किया है वो 20 लाख की फिरौती मांग रहे। आप उन्हें 20 लाख रुपए दे दीजिए ना, फिर वो मेरे बच्चे को छोड़ देंगे। देख, ये सब हमारे दुश्मनों की चाल है। वो हमें डराना चाहते हैं। वो थक हार करके खुद ही छोड़ देंगे हमारे वचन को। थोड़ा इंतजार कर। इंतजार? किस बात का इंतजार करूं? हाँ, कि वो मेरे बच्चे को मार दे, कि आपकी राजनीति यहाँ पर और भी चमके और आपको हमदर्दी के सारे वोट मिल जाए, है ना? ये तो नरेंद्र भाकड़ लग रहा है। ये वही है क्या जिसके खिलाफ 2 कंप्लेंट्स ऑलरेडी हमारे थाने में है? हाँ सर, और ये संचित का खास आदमी है। भगत, इस नरेंद्र भाकड़ को इसके बिल से खोद के निकाल दो। मुझे लगता है यही हमें वचन तक ले जाएगा। सर। लगता है नरेंद्र बच्चन को किडनैप करके टॉर्चर करने वाला था। एक काम करो, इस गांव का चप्पा चप्पा छान मारो, सारे खबरियों का अलर्ट करो। कहीं ना कहीं तो मिलेगा ये नरेंद्र भाकड़। हाँ भगत। सर, अभी अभी नमो भाई के घर से कॉल आया था, रानी गायब है। व्हाट? रानी कब से घर नहीं लौटी? सर, सुबह जब हम सोकर कर उठे तो देखा कि वो घर पर नहीं थी। सर, रानी के कमरे से फोन मिला है। किसका फोन है? सर, ये तो रानी का फोन है। यहां वहां ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा। रानी का चक्कर चल रहा था। चक्कर? किससे? संचित से। क्या? काफी समय से मुझे शक था कि रात में रानी हम सबको जो दूध देती है उसमें कुछ मिलाती है, क्योंकि जैसे मैं दूध पीती थी झट से मुझे नींद आती थी और सुबह उठते ही सर भारी सा हो जाता था। एक रात मैंने दूध पिया ही नहीं और रानी का पीछा किया। देखा तो। लड़ने की जरूरत नहीं है यहाँ, वरना दोनों अंदर जाओगे। संचित, सच सच बता, ये माजरा क्या है? सर, ये बात सच है कि मेरा रानी के साथ अफेयर है और ये अफेयर वचन के पैदा होते ही शुरू हो गया था। लेकिन ये अफेयर रानी ने शुरू किया था। मेरे पॉलिटिकल करियर की वजह से मैं अपनी इमेज ब्रह्मचारी की रखना चाहता था, इसलिए बाहर कहीं मैं रिश्ता जोड़ नहीं सकता था। तो मैंने रानी को इशारे किए और हमारा रिश्ता कायम हो गया। ये सच है कि वो कल रात को मेरे पास आई थी, लेकिन कल रात को मेरे पास आने की वजह उसकी कुछ और थी। संचित, मेरे बच्चे को बचा लो। वो लोग मेरे बच्चे को मार देंगे। बचा लो ना मेरे बच्चे को। लेकिन मैं वचन को कैसे बचा सकता हूँ? उन्होंने 20 लाख रुपए फिरौती की रकम मांगी। तुम मुझे 20 लाख रुपए दे दो तो वो मेरे बच्चे को छोड़ देंगे। मेरे बच्चे को बचा लो ना संचित। 20 लाख? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा? संचित, हमारे बीच में जो इतने दिनों से ये सब हो रहा है उसकी कोई अहमियत नहीं है क्या? उसकी अहमियत बिस्तर से शुरू होती है और बिस्तर पे ही खत्म हो जाती है। इसके अलावा मुझसे कोई और उम्मीद मत रखना। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। जरूरत हम दोनों की थी। संचित, कहीं ऐसा तो नहीं कि रानी ने तुम पे दबाव बनाया और तुम्हारी ये ब्रह्मचारी की इमेज डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए तुमने उसे ही रास्ते से हटा दिया? क्योंकि अगर लोगों को पता चल जाता तो
तो अगले इलेक्शन में तो तुझे कोई वोट नहीं डालता। वचन को भी तुमने अपने पॉलिटिकल करियर के फायदे के लिए उठाया। देखिए, तुक्के मारने से अच्छा है कि आप जाइए और सबूत इकट्ठा करिए, जिसकी वजह से आप असली मुजरिम को पकड़ सके। मुजरिम को कैसे पकड़ना है ये हमें तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जा सकते। पात्रा, फौरन रानी के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ, क्योंकि अगर उसने अपने जानने वाले हर शख्स से 20 लाख रुपए की मांग की है तो इसका मतलब कि उसे 20 लाख की फिरौती के लिए कॉल आया होगा। उसके कॉल रिकॉर्ड्स में हमें वो नंबर मिलेगा जिससे उसे फिरौती के लिए कॉल आया, और यही नंबर हमें वचन तक पहुंचा सकता है। नहीं, रानी मुझे धोखा नहीं दे सकती। संजय झूठ बोल रहा है मुझे जलाने के लिए। भूल जा बेटा उसे, पहले से ही बदचलन औरत थी। वो ऐसी नहीं थी। तेरे आंखों पे पट्टी जो बांधी हुई थी, कुछ दिखता ही नहीं था ना तुझे। अच्छा हुआ जो चली गई। बताता हूँ सर, बताता हूँ सर। साहब, मैंने ही उस बच्चे को उठाने की सुपारी ली थी साहब। और कौन कौन था इस प्लान में शामिल? मैं, नमो भाई और संचित। वचन का है, उसके साथ क्या किया तुमने? सर, हमारा प्लान था उसे किडनैप करने का, लेकिन जिस दिन हम उसे किडनैप करने वाले थे वो पहले ही गायब हो गया था। क्या? मैं बताता हूँ। मैं इसके बारे में जानता था, लेकिन इस प्लान में मैंने उनका साथ देने के लिए हामी नहीं भरी थी। कल तक सारा काम ठीक ढंग से हो जाना चाहिए, समझ गया? चल रख। बापूजी, इसमें वचन की क्या गलती है? वो तो एक मासूम सा बच्चा है, और उसे कुछ करके हमें क्या फायदा? तेरी माँ मेरी नौकरानी थी और तू मेरी नाजायज औलाद। फिर भी मैंने तुझे अपना बेटा माना, बाप कहने का हक दिया, और तुझे मेरी राजनीति पे शक है? माफ करिएगा बापूजी, वैसे ही करेंगे जैसा आप कहेंगे। आइए आइए दरोगा बाबू, आज इधर कैसे आना हुआ? आपको अरेस्ट करने के लिए। अरेस्ट? किस बात के लिए? अपने पोते वचन की किडनैपिंग प्लान करने के जुर्म में। हम जानते हैं कि उस बच्चे को आप अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए यूज कर रहे हैं। राजनीति का नियम ही है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अरेस्ट करो हमने। साहब, आप लोग पीछे हटिए, वरना आप लोग भी अंदर जाएंगे। चलो। चलिए इंस्पेक्टर साहब, और वैसे भी आप ज्यादा देर मुझे जेल में नहीं रख पाएंगे। जितनी भी देर आप अंदर रहेंगे हम बुलवा लेंगे वचन कहाँ है। हम नहीं जानते कि वचन कहाँ है। इससे पहले भागड़ उसे किडनैप करता, किसी और ने उसे उठा लिया था। झूठ मत बोल, किसी और को क्या फायदा वचन को किडनैप करके? देख, पता तो हम लगा ही लेंगे, बेहतर होगा कि तू ही बता दे। बोल। मैं सच कह रहा हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। बापूजी, बोल। बचपन से एक इच्छा थी जो अधूरी रह गई। क्या इच्छा थी तेरी? आज वो इच्छा पूरी हो गई। सर, हमने नमो भाई के हर अड्डे को अच्छे से छान मारा, पर वचन का कहीं कुछ भी पता नहीं चला। सर, कहीं सच में इन लोगों से पहले किसी और ने तो वचन को अगवा नहीं कर लिया? सर, ये रहे रानी के फोन रिकॉर्ड। सर, 14 तारीख की रात 9:30 बजे रानी को एक नंबर से कॉल आया था, और ये नंबर रानी के साथ चारू का है। चारू? चारू बहन, झूठू बोलवाड़ू बंद करो।
आपने रानी को कॉल किया था, यह हमें रानी के कॉल रिकॉर्ड से पता चल चुका है। नहीं साहब, मैं सच कह रही हूँ। उसने मेरे नाम से कब सिम कार्ड खरीदी की मुझे नहीं पता। आप जो नंबर बोल रहे हो वो मेरा नंबर नहीं है साहब। वचन को भी आप ही ने अगवा किया है। नहीं साहब, मैंने वचन को अगवा नहीं किया है। ये सब रानी की चाल है, मुझे फांसने के लिए। रानी और वचन से इतनी नफरत क्यों करती है? पूरी जिंदगी अपने पति की नाजायज औलाद संजीत को बर्दाश्त करती रही। संजीत की वजह से जिगर को उसका हक कभी नहीं मिला। हमेशा उसको नीचा दिखाया गया। मैंने हमेशा जिगर का हक मांगा, लेकिन एक दिन अचानक जिगर रानी को लेकर घर आया, जिसके आगे पीछे कोई नहीं था। और वो क्या? शादी से पहले ही उसके साथ किसी ने बलात्कार किया था। बलात्कार? हाँ, रानी के साथ किसी ने बलात्कार किया था। मैं वीरपुर के पास मान्यता सुधार गृह में एक वॉलंटियर टीचर था। मैंने पहली बार रानी को वहीं देखा था। उसकी हालत देखकर मुझे उस पर तरस आ गया। मैं उसकी मदद करना चाहता था, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली, ताकि कम से कम उसे एक अच्छी जिंदगी मिल सके। सर, मेरी सोच हमेशा से ही मेरे बाबूजी और सौतेले भाई से अलग रही है। शादी के 1 महीने बाद ही हमें पता चला कि वो पेट से है, तभी मुझे शक हुआ। और जब वचन हुआ तो उसके आव भाव जिगर से बिल्कुल अलग थे। और इसी वजह से आपने रानी और वचन दोनों को गायब कर दिया। रानी और बच्चन के गायब होने की वजह तलाशने के लिए पुलिस ने अब रानी के पास्ट को खंगालना शुरू किया, जिसके लिए वो उस रिफॉर्म सेंटर पहुंचे जहां रानी को उसके रेप होने के बाद रखा गया था। और वहां से पुलिस को उसके गांव के बारे में पता चला। आसपास के लोगों से पता करो सर। और तुम लोग पूरा घर चेक करो सर। रानी किधर है? रानी किधर है? रानी किधर है? क्या है? रानी, क्या प्रॉब्लम है तेरा? रानी, क्यों यहाँ बार बार आके चिल्लाती रहती हो? चलो निकलो यहाँ से। रानी, पागल लड़की, क्या कर रही है वो? सर, ये यहाँ पास में ही रहते हैं। आपको पता है ये किसका फोटो है? साहब, ये लाजो है, और ये उसकी पागल बेटी जयश्री, और ये उसकी बड़ी बेटी रानी है। अच्छा, ये घर कब से खाली है? साहब, 3-4 हफ्ते हो गए हैं। अच्छा, आपको पता है ये कहाँ गए होंगे? साहब, 3-4 दिन पहले मैंने इन्हें देवला गांव के पास देखा था। जी बोलिए। हमें रानी के बारे में कुछ पूछताछ करनी है आपसे। मुझे उसके बारे में कुछ बात नहीं करनी है। आज उसकी वजह से हमें जो तकलीफ उठानी पड़ी वो क्या कम है? देखिए, मेरी बेटी की हालत देखिए, आइए। आपकी बेटी को यहाँ कुछ नहीं हुआ। अब आप हमें शुरू से लेकर के सारी बात बताइए। साहब, हम लोग गरीब हैं। रानी और जयश्री मेरी 2 बेटियां हैं। जयश्री अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। कैसे कैसे करके हम दिन काट रहे हैं साहब। और एक दिन अचानक रानी के साथ बलात्कार हुआ, और बलात्कार होते हुए जयश्री ने अपने आंखों से देखा। वो ऐसे भाग कर आई, सब कुछ सच सच बताती है साहब। रानी के साथ इतना सब कुछ होने के बाद भी गांव वालों ने उसे गांव से निकाल दिया साहब।
जयश्री ने उस आदमी का फोटो बनाया था जिस आदमी ने रानी पर बलात्कार किया था। खुद को बहुत मान बताता ना तू, लेकिन असल में तूने रानी का पहले रेप किया और फिर उससे शादी की। हाँ सर, मैं मानता हूँ कि मैंने उसका रेप किया था। आगे बोल। घर से लेके बाहर तक हर कोई मुझे हारा हुआ मानता था। हर किसी को लगता है कि मैं किसी काम के लायक नहीं हूं, और सबसे ज्यादा ये बात मेरे बापूजी को लगती थी, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं शारीरिक रूप से मजबूत नहीं हूं। उनकी तरह लोगों के सामने माइक पकड़ के झूठ नहीं बोल पाता, भाषण नहीं दे पाता। मेरा पहला ही भाषण फेल हो गया था, जिसके बाद से मुझे कभी भी दोबारा राजनीति में मौका नहीं मिला। उसका रेप करने के बाद मेरे मन को थोड़ी शांति मिली। और उसके बाद तू उसके पास वापस गया उस रिफॉर्म हाउस में। रानी से शादी करके मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने उसे जीत लिया है। तो जब तुझे रानी और संजीत के अफेयर का पता चला, बहुत गुस्सा आया होगा तुझे, और इसी वजह से तूने रानी और वचन को। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वचन मेरी शान है, मैं उसके साथ ऐसा कुछ क्यों करूंगा? तेरी शान अब जेल में दिखाना, क्योंकि रानी का रेप करने के जुर्म में लंबे टाइम तक अंदर जाएगा तू। इतने सालों से अपने पोते का रानी का अपमान करती रही, मैं उन्हें कोसती रही। एक मिनट सर। हेलो, क्या? ठीक है, हम पहुंचते हैं वहां पर। सर, जिस वैन में बच्चन को किडनैप किया गया था वो वैन हाईवे के पास एक जंगल में देखी गई है। सर, इसके गले में तो निशान है। भगत, लेकिन चुलबुल की लाश यहाँ कैसे पहुंची? वो भी उस वैन के पास जिसमें वचन की किडनैपिंग हुई। चुलबुल का रानी और वचन के केस से क्या कनेक्शन? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने हमसे झूठ बोला कि वो मनोरंजन के साथ थी? कहीं वचन की किडनैपिंग में इसका हाथ तो नहीं सर? अब इसका जवाब तो मनोरंजन ही दे सकता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, मनोरंजन 5 बजे के बाद किसी को भी गांव में नहीं दिखा, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक चुलबुल की मौत भी 5 बजे के करीब ही हुई। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों ने ही मिलकर किडनैपिंग प्लान की पर फिर मामला उलट गया और जिसके बाद। एक मिनट सर। हेलो, क्या? ठीक है सर, ब्लू वैन का रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रेस हो गया है। ये एक रेंटल कंपनी की गाड़ी है और पता चला है कि इस गाड़ी की बुकिंग खुद रानी ने करवाई थी। रानी ने? हाँ सर। सर, हो सकता है कि रानी ने खुद वचन की किडनैपिंग प्लान की, जिसके बारे में चुलबुल को पता चल गया और फिर रानी का ये राज खुल ना जाए इसलिए उसने चुलबुल को ही रास्ते से हटा दिया। बिल्कुल हो सकता है भगत, क्योंकि अगर उस एंगल से सोचें तो जिस आदमी से रानी मिलती थी वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मनोरंजन ही था। अगर मनोरंजन गांव से भाग गया है तो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दूर गया होगा, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो किसी बड़े शहर में जाके छुप सके। एक काम करो, आसपास के सारे गांवों में उसको सर्च करो। आई एम श्योर वो हमारे हाथ लगेगा। सर, बहुत सच क्या? बोलता साहब, मैं रानी से प्यार करता था। मुझे पता था कि संचित और रानी का संबंध है, लेकिन फिर भी मैंने रानी को अपने प्यार का इजहार किया और उसने मना कर दिया। किडनैपिंग का प्लान किसका था? किडनैपिंग का प्लान रानी का ही था साहब। उसने ये प्लान क्यों किया? साहब, एक दिन मैं नमो भाई के घर से निकल रहा था उनकी मसाज करके। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैं तंग आ गई हूँ जिंदगी से, तंग आ गई।
मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए जी रही हूँ, लेकिन अब मेरे ससुर उसे मुझसे दूर कर देना चाहते हैं। वो मार देंगे मेरे बच्चे को। कल तक सारा काम ठीक ढंग से हो जाना चाहिए। बापूजी, इसमें वचन की क्या गलती है? तू मेरी राजनीति पर शक कर रहा है? मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं बचाऊंगा उसे, कुछ नहीं होगा उसे। सब उसी ने वचन को किडनैप करने का प्लान बनाया था। वचन को मार्केट से किसने उठाया? साहब, वचन को मार्केट से मैंने ही उठाया था। मैं ही नीली गाड़ी में उसको लेके गया था। वचन मेरे साथ जाने में बहुत खुश था साहब। उसे ऐसा लगा कि ऐसा करके वो जिगर को सबक सिखा पाएगा। रानी भी उससे मिलने आती थी, लेकिन एक दिन जब मैं वहां पहुंचा तो वहां मुझे कोई नहीं दिखा। फिर मैं बहुत डर गया था। मैंने गाड़ी ठिकाने लगा दी। चुलबुल को क्यों मारा? साहब, मैं तो पहले से ही बहुत परेशान था और वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। किडनैप करने के बाद वचन को कहाँ छुपाया था तुमने? साहब, गांव के बाहर एक खंडहर है, वहां पे छुपाया था साहब। ये खिलौने हैं, खाने का सामान है यहाँ पर वचन और रानी दोनों गायब है। एक काम करते हैं, आसपास सर्च करते हैं। मूव। ये बच्चा पिछले 5 दिनों से अपनी माँ की डेड बॉडी के साथ था और अभी ये ट्रॉमा में है। पर सर, इस बार उस टीचर को सबक सिखाते हैं और बाद में संचित काका के साथ भाग जाएंगे। बेटा, हम संचित काका के साथ नहीं, मनोरंजन काका के साथ जा रहे हैं। वो हमारी मदद कर रहे हैं ना। वो मसाज वाला, मैं नहीं आने वाला उसके साथ। सब लोग बोलते कि मैं नाजायज हूँ। संचित काका भी। एक रात मैंने आपको संचित काका के साथ देखा था। वो ही मेरे असली पापा है, मैं उनके साथ ही जाऊंगा। नहीं बेटा, मेरी बात सुनो, तुम्हें गलत फहमी हुई है। जिगर तुम्हारे पापा है, संचित काका तुम्हारे पापा नहीं है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। मैं संचित काका के साथ ही जाऊंगा। मैं उस नौकर के साथ नहीं भागने वाला। मेरी बात मुझे नहीं जाना उस नौकर के साथ। मेरी बात सुनो। नहीं। वचन मेरी बात। वचन के हाथों अपनी माँ का खून तो हुआ था, लेकिन इस खून के लिए वचन कितना जिम्मेदार था। वचन ने बचपन से ही अपने घर में कुछ भी नॉर्मल नहीं देखा था। उसे यही लगता था कि संचित ही उसका पिता है। नमो भाई और संचित शुरू से ही सत्ता के लोभ में डूबे थे। वो इसी फिराक में थे कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो वचन की मौत से अपनी जीत के वोट खरीद ले। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि गलत मंशा सिर्फ गलत अंजाम तक ही ले जाती है। मुंबई के भयंदर इलाके में अपने माता पिता के साथ रहने वाली 12 वर्षीय सिया अपनी बिल्डिंग के टेरेस से नीचे गिरी। पर क्या वो वाकई में गिरी थी या फिर उसे गिराया गया था? और दूसरी तरफ एक लड़की जिसे किसी ने कैद में रखा हुआ था, वो अब तक जिंदा तो थी लेकिन बुरी हालत में थी। क्या इन दोनों लड़कियों का आपस में कोई कनेक्शन था या फिर ये दोनों किसी अलग अलग वहशियाना दिमाग की बलि चढ़ गई थी? किसने किया था इन मासूमों के साथ खिलवाड़? वो एक ही इंसान था या फिर दो अलग अलग लोग इन अपराधों को अंजाम दे रहे थे? सर, लड़की की उम्र लगभग 12 साल की है। ये उसकी माँ है और उसके डैडी। सर, वॉचमैन का कहना है कि जब उसकी नजर ऊपर गई तब तक लड़की नीचे कूद चुकी थी, करीब 1 घंटे पहले। सर, इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से इसकी मौत हुई है। चावन, फॉरेंसिक वालों को बुलाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। इस सेटअप को देख के लग रहा है कि लड़की ने सुसाइड कमिट किया है। हो सकता है, लेकिन फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। एक काम करो, फॉरेंसिक वालों को ऊपर बुलाओ। हो सकता है कोई फिंगरप्रिंट्स या कोई एविडेंस मिल जाए। और ये भी पता करो कि टेरेस का दरवाजा हमेशा खुला रहता है या फिर किसी ने खोला। शायद ज्यादातर तो खुला ही रहता है। वो क्या, यहाँ के बच्चे ना बहुत शरारती हैं, ताला ही तोड़ देते हैं। मैंने सेक्रेटरी साहब को बोला था कि नया ताला लाने को, लेकिन शायद अभी तक तो नहीं लाया। हम
हम आपकी सिचुएशन समझते हैं, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। देखने से तो यही लगता है कि एक सुसाइड केस है, लेकिन क्या आपकी बेटी सुसाइड कर सकती थी? सुसाइड के पीछे क्या वजह हो सकती है, आप जानती हैं? उसके ऊपर पढ़ाई का इतना दबाव डाला गया कि उसने एक कदम उठा लिया। देखिए, साफ साफ बताइए आप कहना क्या चाहती हैं? मेरे पति मधुकर डॉक्टर है, वो सिया को भी डॉक्टर बनाना चाहते थे, अपने से भी बड़ा डॉक्टर। बेटा, सिया तुम लोगों की अच्छी दोस्त थी ना? कैसी थी वो? अंकल वो बहुत अच्छी थी। अच्छा ये बताओ कि सिया पढ़ाई में वीक थी क्या, और इस वजह से उसके पापा उसे बहुत मारते थे? वीक तो नहीं थी वो अंकल, पर पता नहीं उसके पापा उसे इतना क्यों मारते थे, लेकिन उसे इतना प्यार भी करते थे। इधर आ। डरती क्यों हो? देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर आया हूँ। ये देखो पिज्जा और ये है आइसक्रीम। अब पूछो क्यों? क्यों पापा? क्योंकि तुम्हारी टीचर का मुझे फोन आया था और उन्होंने कहा हमारी सिया ऐसे कंपटीशन में फर्स्ट आई है, फर्स्ट। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू पापा। वेलकम वेलकम। चलो पार्टी करो, ऑल द बेस्ट। सर, मधुकर बेचारी बच्ची को मारता बहुत था। हर रोज उसके शरीर पे मार का कोई न कोई निशान तो रहता ही था, और वर्षा के कम पढ़े लिखे होने की वजह से मधुकर बहुत दुखी रहता था, उसे हमेशा दबाए रखता था। उसकी तो मधुकर के सामने आवाज ही नहीं निकलती थी। अंकल, जिया हमेशा कहा करती थी कि उसके पापा उसे इसलिए मारते थे कि वो पढ़ाई करने बैठे और हमेशा फर्स्ट रैंक लाए। जब उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे तो उसके पापा उसे बहुत मारते थे, और जब उसके मार्क्स अच्छे आते थे तो उसके पापा उसे गिफ्ट भी देते थे। सर, टेरेस मध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा नाहीये। मेन गेट और पार्किंग एरिया में सीसीटीवी के फुटेज में सिया की सिर्फ गिरने की फुटेज दिखाई दे रही है। सर, मैं उसकी भलाई के लिए उसको मारता था, पर हाउस से ही मेरा मुलीना मारा ही। वो अच्छा प्रोग्रेस करे, अच्छे मार्क्स लेकर आए, इसीलिए बस। तुमने अपनी बच्ची को इतना टॉर्चर किया कि उसने सुसाइड कर लिया। सर, आप ये कैसे कह सकते हो कि मेरी वजह से मेरी बेटी ने सुसाइड किया? क्या सबूत है आपके पास सर? ये ना मेरी जाहिल गवार बीवी की बातों में आकर ना आप मुझ पर ये ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं। तुम्हारी बीवी ही नहीं बल्कि तुम्हारे पड़ोसियों ने भी यही कहा है कि तुम अपनी बच्ची को बहुत टॉर्चर करते थे और शायद इसीलिए उसने सुसाइड किया। मैं नहीं मानता, आई एम सॉरी, मैं नहीं मानता इस बात को। मैं जानता हूँ मेरी बेटी कमजोर थी, पर इतनी भी कमजोर नहीं थी कि वो सुसाइड करे। सर, उसका मर्डर हुआ है, और जिसने भी उसका मर्डर किया है ना सर, आप उसको जल्द से जल्द पकड़िए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। मधुकर सिया को मारता था, उसे टॉर्चर करता था, लेकिन उसे टॉर्चर भुलाना भी आता था। वो सिया को प्यार करता, उसे तोहफे देता ताकि मार की इंटेंसिटी कम हो और सब बैलेंस रहे, ताकि सिया सुसाइड करने के बारे में ना सोच पाए। और सर, वर्षा ने भी हमें मधुकर के बारे में एक ही साइड बताई है और दूसरी छुपाई है। ये भी हो सकता है कि वर्षा मधुकर से परेशान हो, क्योंकि मधुकर वर्षा को कुछ समझता ही नहीं था, और इसी रिएक्शन में वर्षा ने उसके खिलाफ हमें बयान दिया हो। इसका मतलब सावंत, सच कुछ और ही है। सर, सिया की पीएम रिपोर्ट। सर, सावंत, इस रिपोर्ट के मुताबिक सिया की बॉडी पर चोट के निशान हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि मरने से पहले सिया के साथ रेप किया गया, और वो भी प्रिकॉशंस के साथ, इसलिए सीमन सैंपल नहीं मिले। शायद ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से टेरेस पे जो कुर्सी और लकड़े का बॉक्स मिला है उस पर सिर्फ सिया के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। बाकी टेरेस पे बहुत से लोगों के निशान मिले हैं जो सिक्योरिटी गार्ड या और लोगों के हो सकते हैं। सर, मुझे लगता है कि सिया सबसे पहले टेरेस में गई, उसने वो कुर्सी रखी, उसके ऊपर लकड़े का बॉक्स रखा और ऊपर से कूद गई। ये एक सुसाइड केस लग रहा है सर। सावंत, ये केस उलझता ही जा रहा है। सिया की मौत को पुलिस अब तक आत्महत्या ही समझ रही थी और उसके पीछे मुख्य आरोपी उसके पिता मधुकर को मान रही थी, लेकिन सिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार के खुलासे ने इस केस को एक अलग रूप दे दिया। पुलिस की तहकीकात और सवाल दुगने हो गए, और दूसरी तरफ एक लड़की जिसे किसी जगह पर कैद करके रखा गया था, आखिर वो लड़की कौन थी, उसे किसने और क्यों कैद किया था, और वो इस बच्ची के साथ क्या करना चाहता था।
क्या सिया और इस बच्ची के बीच में उम्र के अलावा भी कोई और समानता थी? सिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमें पता चला है कि सिया की मौत से कुछ घंटे पहले उसका रेप किया गया था। क्या सर? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, उसका खून हुआ है। वो हम देख लेंगे। आप सिर्फ ये बताइए कि सिया का कोई बॉयफ्रेंड था? सर मेरी बेटी सिर्फ 12 साल की थी, अब क्या पूछ रहे हैं? हम सिर्फ इंक्वायरी के लिए पूछ रहे हैं। मुझे नहीं पता। अच्छा ये बताइए, कोई ऐसा आदमी कुछ सिया को तंग करता था, छेड़छाड़ करता था? सर मुझे सच में नहीं पता, उसने कभी बताया नहीं था ऐसे। हो सकता है कि आपको नहीं पता हो, लेकिन सिया ने आपके बीवी को बताया हो। ये बताइए कि आपकी बीवी वर्षा कहाँ है, हमें उनसे बात करनी है। तुम्हें मना किया था ना मैंने, यहाँ फोन मत करना। पता नहीं है क्या तुम्हें यहाँ क्या चल रहा है? अब जब तक मैं ना बोलूँ ना, फोन मत करना, वरना खुद भी फंसोगे और मुझे भी फंसाओगे। बुलाइए। वर्षा, वर्षा! इंस्पेक्टर साहब वाले, तुमसे बात करनी है कुछ। मिसेस गोखले, हमें आपकी बेटी सिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से आपकी बेटी की मौत से पहले उसके साथ रेप किया गया था। क्या? इसीलिए हम आपके पास सिया के बारे में कुछ पूछताछ करने के लिए आए। क्या बता सकती हैं कोई ऐसा हो जो सिया को परेशान करता हो, तंग करता हो, छेड़ता हो, या कोई बॉयफ्रेंड? मुझे सिया ने इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। सामंत, तुमने नोटिस किया वर्षा के चेहरे पर उसकी बेटी के जाने का दुख कम, किसी और बात का डर ज्यादा था। ये जरूर हमसे कुछ ना कुछ छुपा रही है। एक काम करो, इसकी सारी इंफॉर्मेशन निकालो और इनकी सोसाइटी में जितने भी सीसीटीवी कैमरा है सबकी फुटेज चेक करो, शायद कोई सबूत मिल जाए। ओके सर। सावंत, ये तो सिर्फ कॉरिडोर की फुटेज, इसमें कुछ भी नहीं है। मेन डोर और रिसेप्शन की फुटेज कहाँ है? सर उन दोनों जगह के कैमरास खराब थे, इसलिए वहां की फुटेज नहीं मिल पाई। सावंत, आजकल छोटे छोटे बच्चों के पास मोबाइल होता है, पता करते हैं कि ये सिया के पास पर्सनल मोबाइल था या नहीं। नहीं सर, मधुकर ने कभी भी सिया को मोबाइल के लिए अलाउड नहीं किया। सावंत, इसके स्कूल के दोस्त और सोसाइटी के दोस्तों से पता करते हैं। अगर ये लव एंगल है तो उसके किसी ना किसी दोस्त को जरूर पता होगा। सिया ने इसे कभी कुछ बताया नहीं था और ना ही मैंने कुछ नोटिस किया था कि कोई उसे स्टॉक कर रहा है या उसका अफेयर चल रहा है। अच्छा बेटा, आप सिया की बेस्ट फ्रेंड हो? नहीं सर। कौन था उसका बेस्ट फ्रेंड? ये क्या नाम है आपका बेटा? माधुरी। अच्छा बेटा, सिया ने तुम्हें कभी किसी लड़के के बारे में बताया? कोई उसे पसंद करता हो या वो किसी को पसंद करती हो? नहीं सर, पर मैंने एक बार उसके बैग में पॉइजन की बोतल देखी थी। सिया, फेस वॉश देना मेरे बैग में। सर, ये पॉइजन की बोतल सिया के बैग से मिली है। सावंत, ये केस सुसाइड से मर्डर और अब मर्डर से वापस सुसाइड पर आ गया है। इस सुसाइड के पीछे आखिर कौन हो सकता है? सर हो सकता है कि मधुकर के शक्ति के साथ साथ रेप की वजह से सिया इतनी निराश हो गई कि उसने आत्महत्या कर ली हो। मधुकर के अलावा कोई और भी हो सकता है इस रेप के पीछे, जिसके बाद सिया ने सुसाइड कर ली। ये आदमी स्कूल का हो सकता है, इनकी सोसाइटी का हो सकता है, या फिर बॉयफ्रेंड। सिया, तुम्हारी बुक से नोटपेपर नीचे गिर गया। दूध पी लो, ध्यान से पीना, गर्म है।
सिया, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए करता था सर। सिया मुझे माफ कर दो सिया, तुम वापस आ जाओ सिया। दुनिया का सबसे बड़ा दुख वो होता है जब माँ बाप अपने बच्चे की अर्थी निकलते हुए देखते हैं। बच्चे माता पिता के सपने होते हैं और शायद उनका भविष्य भी, लेकिन जब माँ बाप उन्हें अपना सपना पूरा करने की मशीन बना दें, उन्हें प्यार के एहसास से दूर रखें और उन्हें डर से रूबरू कराएं, तो फिर परिणाम वही होता है जैसा कि मधुकर और वर्षा का हुआ। क्या बच्चों से प्यार, जिम्मेदारी और जुड़ाव का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान होता है? क्या माता पिता बच्चों के दोस्त नहीं बन सकते, ताकि बच्चे अपनी हर खुशी, अपनी हर गलती सबसे पहले अपने माता पिता के साथ शेयर करें? सिया मर चुकी है, माँ बाप अपनी गलती मानते हुए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और वही पुलिस आत्महत्या और कत्ल की कड़ी सुलझाने में जुटी है। दूसरी तरफ वर्षा का भी एक सच है जो बाहर नहीं आया है, और तीसरी तरफ है वो लड़की जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है कि वो कौन है और उसे किसने, क्यों और कहां कैद करके रखा है। सर, मधुकर और वर्षा के कॉल रिकॉर्ड। सर, वर्षा के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर ऐसा मिला है जिस पर वर्षा की लगातार बातें हुआ करती थी, लगभग दिन में 3-4 बार, और टाइमलाइन के हिसाब से जिस वक्त मधुकर क्लिनिक में होता था उसी वक्त ये बातें हुआ करती थी। ये नंबर किसका है? सर, किसी मुकेश अग्रवाल के नाम पर ये नंबर रजिस्टर्ड है और एड्रेस भी ग्रीन पार्क सोसाइटी के बाजू वाले मेडिकल स्टोर का ही है। इसका मतलब वर्षा और मुकेश का अफेयर चल रहा है, और हो सकता है इसी अफेयर की वजह से सिया की मौत हुई। सामद, एक काम करो, इस वर्षा पर नजर रखो। ओके सर। राहुल, थोड़ा दुकान संभालना, मैं आता हूँ। वर्षा प्लीज चुप हो जाओ। देखो, सिया के जाने का दुख मुझे भी है, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, और तुम्हारे ऐसे रोने से वो वापस नहीं आ जाएगी ना। मैं देखता हूं। मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार। और मुकेश से भी। वो सब तो मधुकर की वजह से हुआ। उसने कभी मेरी इज्जत ही नहीं की, पति का प्यार नहीं दिया, बीवी होने का सम्मान नहीं दिया। इसलिए मैं मुकेश की तरफ खींची चली गई। उसने इंसान समझा मुझे, और मधुकर वो तो जानवरों से ज्यादा बदतर व्यवहार करता था मेरे साथ। घुटन होती थी मुझे उसके साथ, और तुम्हारी यही घुटन तुम्हारी बेटी की मौत का कारण बनी। चल बोल, तूने ही सिया को मारा ना, क्योंकि तुम्हारे और वर्षा के अफेयर के बारे में वो सब कुछ जान चुकी थी और वो सारी बातें मधुकर को जाके बताने वाली थी। इसीलिए तुमने सिया के साथ रेप किया और बाद में बिल्डिंग से उसे फेंक कर मार डाला। ऐसा मैंने कुछ नहीं किया साहब। हाँ, ये सच बात है कि मेरा अफेयर वर्षा के साथ चल रहा है, लेकिन सिया के साथ सब ऐसी घिनौनी हरकत मैं उसके साथ करने के लिए सोच भी नहीं सकता हूँ साहब। मेरा और मुकेश का रिश्ता कभी मेरी बेटी से बढ़कर नहीं हुआ। सिया को तो पता भी नहीं था हमारे बारे में। हेलो, क्या? हाँ, हम अभी पहुंचते हैं। सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। ये इनोसेंट बनने का नाटक बंद कर। कुछ समझ में नहीं आया तो इसलिए कानून को अपने हाथ में लेगा। सर, मेरी इकलौती बेटी मुझे छोड़ कर चली गई है, वो
क्यों मरी, कैसे मरी, मुझे कुछ पता नहीं है। और मेरी बीवी मुझे कब से धोखा दे रही है ये भी पता नहीं है सर। सर मैं पागल हो जाऊं। तेरे इस पागलपन का इलाज है हमारे पास। जब मारपीट के केस में जेल जाएगा ना, तब ठीक होकर बाहर निकलेगा। तब तुझे समझ में आएगा कि तूने अपनी बेटी के साथ क्या किया। डिक्टेटर बनने की बजाय अगर अच्छा बाप बनता तो आज तेरी बेटी जिंदा होती और तेरी आज ये हालत ना होती। वर्षा, तुम्हें जितना रोना है आज रो लो, क्योंकि तुम्हारे दुख वाले दिन अब खत्म होने वाले हैं। मधुकर तुम्हारे साथ पहले इतना बुरा बर्ताव करता था और इस हादसे के बाद तो वो तुम्हारा जीना हराम कर देगा। वर्षा, मेरी बात सुनो, तुम जल्दी से डिवोर्स पेपर्स तैयार करो ताकि हम दोनों साथ में रह सकें। और अब तो सिया भी नहीं है, जिसकी वजह से तुम्हें डिवोर्स का डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि सिया तुम्हारे और मेरे बीच में रुकावट बन सकती थी? वर्षा, मैंने सोचा शायद। सच सच बताओ, सिया को पता था तुम्हारे और मेरे बारे में? तुमने बताया? कहीं तुमने उसे हमारे रास्ते के बीच में से हटाने के लिए पहले उसके साथ और बाद में उसे? सर, पूछताछ में पता चला है कि मुकेश एक डिवोर्सी है और उसे अपनी पहली बीवी से 3 बेटियां हैं। मुकेश को बेटियों से सख्त नफरत है और इसीलिए उसने वर्षा पर प्रेशर डाला कि वो मधुकर के साथ साथ सिया को भी छोड़कर उससे शादी कर ले, लेकिन वर्षा ने साफ साफ इनकार कर दिया। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना रास्ता साफ करने के लिए मुकेश ने ही सिया के ऊपर रेप किया हो और बाद में उसे मार डाला हो? मुकेश के पास मोटिव है, लेकिन वर्षा से शादी करने के लिए वो सिया का रेप क्यों करेगा? सामने काम करो, इस मुकेश के कैरेक्टर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालो, और ये इंफॉर्मेशन उसकी एक्स-वाइफ से बेटर हमें कौन दे सकता है? अंजलि जी। जी जी, मैं ही हूँ मुकेश की एक्स वाइफ। और कैरेक्टर का क्या है, वो तो बिना कैरेक्टर का आदमी है। जबान से जितना मीठा है उतनी गहराई से कड़वाहट है उसके अंदर। उसको जो चाहिए वो उसे हासिल ही करता है, दूसरे के तकलीफ और दुख के बारे में जरा भी नहीं सोचता। काफी तकलीफ दी है उसने आपको, कहीं ये गुस्सा इसलिए तो नहीं कि उसने आपको छोड़ दिया? उसने मुझे नहीं, मैंने उसे छोड़ा है कि दिए हुए जख्मों के निशान अभी भी मेरे शरीर पर है। आपसे एक सवाल पूछना है, क्या मुकेश ने कभी आपके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, या वो इस हद तक जा सकता है कि किसी का रेप करे? सर, वो इंसान कुछ भी कर सकता है। कितनी बार तो मैं बीमार होने के बाद भी उसने मेरे साथ जबरदस्ती की है। देख, सच बोल, वरना कुछ नहीं बोलने के जुर्म में अंदर सड़ता रहेगा। तेरा मालिक तो छूट जाएगा, लेकिन तेरी बेल करवाने के लिए तुझे कोई नहीं मिलेगा। इसे तो अच्छा है कि तू सब कुछ सच बता दे। साहब, हम सबको वर्षा मैडम और साहब के चक्कर के बारे में पता था साहब। वो दोनों मुकेश सर के घर पे ही मिलते थे, जो हमारे मेडिकल शॉप के एकदम सामने वाली बिल्डिंग में ही है। और हाँ साहब, दोनों के अफेयर के बारे में वर्षा मैडम की बेटी को भी पता चल गया था। अपनी मौत से 2 दिन पहले वो आई थी मेडिकल शॉप में मुकेश सर के साथ झगड़ा करने। घर में तो ताला है। एक्सक्यूज मी मैम। जी, ये मुकेश अग्रवाल कहाँ गया कुछ पता है? कहाँ गए पता नहीं, पर हाँ रात को जाते हुए देखा, बड़ी जल्दी में थे। थैंक यू मैम। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। ये मुकेश का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। भावेश कर एक काम करा, ये मुकेश का फोन ट्रैक पर डालो और उसके मोबाइल का लास्ट लोकेशन जल्द से जल्द निकलवाओ। ओके सर। ओके ठीक है सर। मुकेश के मोबाइल का लास्ट लोकेशन पता चल गया है। उसके मोबाइल का लास्ट लोकेशन ग्रीन पार्क सोसाइटी का दिखाई दे रहा है। ये तो मुकेश की बाइक है सामान, इसका मतलब वो इसी सोसाइटी में है। चलो। किसने मारा तुम्हें? सर, वर्षा ने। वर्षा ने? क्यों? वो सोचती है कि मैंने सिया के साथ जबरदस्ती की, फिर उसे मार डाला। वर्षा, ये सच है कि ये सिया को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता लग गया था। उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता था? ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? तुमने ही उसके साथ रेप करके उसे मार दिया ना? सच है ना ये? ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं सच बोल रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। वर्षा प्लीज, इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो।
तुमसे बाद में बात करूंगा। सर मैं वर्षा को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया? वो बच्ची थी, उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत मैं कभी सोच भी नहीं सकता। मैं तो उसे अपनी बेटी की तरह मानता था। तुम क्या मानते थे और क्या नहीं मानते थे ये तुम समझो, लेकिन सच्चाई क्या है वो हम पता लगा ही लेंगे। मेरी बेटी जिया छोटी सी उम्र में वो इतनी बड़ी हो गई कि उसने मुझे पलक भी नहीं लग रही थी। उस दिन मेरे और मुकेश के रिश्ते के बारे में पता था। कैसा लगा होगा उसे जब उसे मेरे और मुकेश के बारे में पता चला होगा। कितना गुस्सा आया होगा, कितना दुख हुआ होगा उसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने अपनी बेटी को मार दिया, मेरी वजह से सुसाइड किया उसने। कैसी माँ, मैंने अपनी बेटी को मार दिया। सर इस केस में जितने भी सस्पेक्ट हैं उन सभी के पास मोटिव है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सामंत, इसका मतलब शायद इस केस की एक और कड़ी है जो अभी तक हमारे हाथ नहीं लगी। सिया की मौत आत्महत्या और कत्ल का एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई थी। संदिग्ध एक नहीं कई थे, लेकिन सबूतों के अभाव में पुलिस अब भी असली कातिल से दूर थी। पुलिस की तहकीकात को सही दिशा नहीं मिल पा रही थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने हार नहीं मानी और सिया के केस की शुरू से लेकर अब तक बारीकी से दोबारा जांच शुरू की और पुलिस फिर से सिया के स्कूल जा पहुंची। बेटा, सिया यहीं बैठती थी ना? यस सर। ANKUSH, अंकुश। सर मुझे कभी सिया में इंटरेस्ट नहीं था सर वो ही मेरे पीछे पड़ी थी सर। फ्रेंडशिप करना चाहती थी सर वो, बल्कि उसको मालूम था कि मेरी गर्लफ्रेंड माधुरी है सर। आई स्वेयर सर वो मेरा पीछा भी करती थी सर। उसने मुझे लव लेटर भी दिया था सर, मेरे घर पे रखे हैं। आप कह दो मैं दिखा सकता हूँ सर। फादर बेटा, तुमने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया कि सिया अंकुश को चाहती थी? सर हम लोग डर गए थे, हमें लगा कि आप सिया के सुसाइड के लिए हमें ब्लेम करोगे और हम लोग फंस जाएंगे और आप लोग घर पे सबको बता दोगे। ये सब करने के लिए तुम स्कूल जाती हो हैं? देखिए, अब ये बताओ कि तुम सिया से आखिरी बार कब मिले थे? अंकुश बेटा, जो भी हुआ था सच सच बताओ ही नहीं। सर सच बोल रहा, मैं कुछ नहीं किया है सर। मैं दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? चाबी दे जरा। मेहका, ये अंदर बेडरूम में रहेगी। अजी सुनिए। क्या हुआ? रूम में अजीब सी स्मेल आ रही है। बच्ची और अलमारी की हालत देखकर तो ऐसा ही लगता है कि एक दिन से नहीं, काफी दिनों से अंदर बंद थी। खून सूख गया है, मतलब इसे मरे हुए काफी घंटे हो चुके हैं। सर जिस तरीके से सलाइन का यूज किया गया है उसे तो यही लग रहा है कि कातिल को मेडिकल की अच्छी खासी नॉलेज रहेगी। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर उसे इसे मारना ही था तो इतने दिनों तक उसने इसे जिंदा क्यों रखा? यही जवाब तो ढूंढना है सावंत। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ, मैं इसकी माँ बाप से बात करता हूँ। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि जिसकी वजह से इस बच्ची को घर में अकेला छोड़कर गए। सर मिहिका की एग्जाम थी तो उसे हम अकेले ही छोड़ के चले गए थे। हमारे रिलेटिव्स के यहाँ पे शादी थी, हमने सोचा कि 2-4 दिन की बात है। और इन 2-4 दिनों में आपने एक बार भी अपनी बेटी की खबर लेने की नहीं सोची? एक्चुअली सर हम उसे अकेला छोड़ के चले गए थे तो बहुत नाराज थे हमसे कुछ बात भी नहीं कर रही थी। शुरू में तो ठीक से बात नहीं की, फिर बाद में तो उसने फोन उठाना ही बंद कर दिया। ये 1-2 दिन में गुस्सा का ठंडा हो जाएगा फिर। और हमने यहाँ पे आके देखा तो मिहिका तो। अच्छा ये बताइए
कि आप लोगों को किसी पर कोई शक जो ये कर सकता है? आपका या मीका का किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था? हम तो फैमिली वाले हैं सर, हमारा किसी से क्या लेना देना। पर सर एक आदमी है जिससे मेकअप बहुत चिढ़ती थी और बहुत परेशान रहती थी सर। कौन है वो? बेटा, ये राधेश्याम दुबे का घर कहाँ है? क्या पकड़ो इसे। वापस कर सामान, घर की तलाशी लो। सर क्या चाहिए? मैंने क्या चाहिए तूने? सर ये देखिए सलन का बॉटल मिला है। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो साहब। देख, मीका की डेड बॉडी के पास जो सलाइन बॉटल मिली और जो तेरे घर से सलाइन बॉटल बरामद हुई वो एक ही केमिस्ट की शॉप से खरीदी गई थी। बोतल खरीदना भी अब क्या गुनाह है? वो तो मैंने साहब अपनी जोड़ों के लिए खरीद के रखा था। बहुत बहुत सीरियस है वो साहब। देख, हमें अच्छी तरह से पता है कि तू शादीशुदा नहीं है। अब सब कुछ सच सच बता दे, वरना तेरे अंदर इतनी सलाइन की बोतलें चढ़ाएंगे कि तू फट जाएगा। क्यों मारा? तू ऐसे नहीं बोलेगा, तोड़ो इसे। बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। इसमें हमारी कोनो गलती नहीं है साहब। वो तो ये शहर की लड़कियां अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं, बार बार हमको दुत्कारती रहती है। महिका और सिया भी ऐसे ही बर्ताव किए हमारे साथ। प्रतिशोध की आग जल रही थी हमारे अंदर साहब। फिर हमें खबर लगी कि जोशी जी और उनकी वाइफ बाहर गाँव रिश्तेदार के पास शादी में जा रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि भगवान ने भी हमें अच्छा मौका दिया है अपने अपमान का बदला लेने के लिए। बस जैसे ही जोशी जी घर से बाहर निकले, हम घर के अंदर घुस गए। मेरा बदला तो पूरा हो गया, लेकिन एक ठोस समस्या खड़ी हो गई। अब इस ससुरी का क्या करते हम? फिर हमने सोचा रात के अंधेरे में उसको मारकर उसकी लाश को ठिकाने लगा देंगे। फिर हमने उसे कमरे में छुपा के रखा और उसे हम बेहोशी का इंजेक्शन देते रहे ताकि वो चीखने चिल्लाने से लोगों को आवाज ना आए। तेरी सारी कुंडली निकाल ली है हमने। हो सकता है वो बच्चियां रूठ हो, लेकिन तेरी नियत आज से नहीं पहले से खराब थी। उन्होंने तुझे नौकरी पर रखने से पहले तेरा बैकग्राउंड चेक नहीं किया। अगर चेक किया होता तो उन्हें पता चल जाता कि तू पहले ही अपने गांव से एक औरत का बलात्कार करके निकला है। बवस्कर, इसकी अच्छी तरह से हड्डियां तोड़ो कि इसकी नेकी एक ही बार में निकल जाए। तोड़ो इसे। ग्रीन पार्क सोसाइटी ने एक वॉचमैन को बिना बैकग्राउंड चेक के काम पर रखा और नतीजा 2 घरों के दीपक बुझ गए। आज पूरी सोसाइटी में डर और शोक का माहौल है। किसी को भी बिना बैकग्राउंड चेक किए काम पर रखना कभी कभी खतरनाक साबित हो सकता है। इस केस के दूसरे सबसे बड़े जिम्मेदार हैं सिया और मिहिका के माता पिता। सिया के घर में उसे सुनने समझने वाला कोई नहीं था और मिहिका के माता पिता को उसकी सुध लेने की कोई चिंता नहीं थी। वॉचमैन राधेश्याम दुबे को सिया और मिहिका के कत्ल और बलात्कार के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में है और पुलिस चार्जशीट फाइल करने की तैयारी कर रही है। अपने बच्चों के बारे में जानना, उनकी सोच को समझना बेहद जरूरी है। अगर वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो उन्हें रोकना जरूरी है, लेकिन ये तभी संभव है जब माता पिता उनके दोस्त बने, उन पर दबाव ना डालें, उनके साथ जबरदस्ती ना करें और अपनी उम्मीदों को उनके ऊपर बोझ ना बनने दें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।